और आज के बाद जाएंगी भी, लोग ये रूमर्स फैलाएंगे कि तमाम संगठन है तो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन की जरूरत क्यों? ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन किसी भी संगठन के कार्यक्षेत्र और अधिकार में हस्तक्षेप करने नहीं आया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन चंदे का धंधा करने नहीं आया है। मैं ये पूरी बात दमदारी से बोलता हूं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन सभी संगठनों के सहयोग से चलने वाला संगठन है। मैं ये बात दावे से एक बात और कहता हूं आप सभी से, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन कभी भी उत्तर प्रदेश में चंदे की रसीद नहीं काटेगा। कोई चंदे की रसीद नहीं कटेगी उत्तर प्रदेश में। अगर कोई सहयोग लेना है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे कार्यकारिणी, हमारे पदाधिकारी, हमारे जिले के संयोजक सह संयोजक इतने सक्षम है कि 1 महीने का वेतन देने को तैयार है। चंदे का धंधा बहुत चला, अब नहीं चलेगा। क्यों? इसका कारण बता देता हूं। आज बहुत से संगठन बने, पेंशन के नाम पे बहुत संगठन बने, उनका एक ही उद्देश्य था, पेंशन तो उनका द्वितीय मुद्दा बन गया, लेकिन उन्होंने चंदे का धंधा प्राथमिक मुद्दा बनाया। एक पदाधिकारी अपने विभागीय संगठन में ऑलरेडी पहले से सदस्य है, तो क्या आवश्यकता थी आपको उसके चंदे की रसीद काटने की? उसकी विभाग की सेवा शर्तों की डिमांड उस संगठन के विभागीय संगठन के लोग पूरा कर रहे हैं, तो क्या आवश्यकता थी आपकी उस विभागीय संगठन के पैरेलल एक संगठन खड़ा कर देने की? ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ऐसे किसी भी मनोदशा को लेकर के नहीं चलता है। ये आज प्रथम दिन मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन पूरे भारत देश में करीब हमारा लक्ष्य है 100 से अधिक संगठनों के साथ में मिलकर के ये फेडरेशन आगे चलेगा। कोई भी कार्यक्रम रहेगा, कोई भी संयोजन रहेगा, मैं झोली फैला करके रामलाल यादव जी से मांगूंगा। मैं सहयोग के लिए क्रांति भाई के पास जाऊंगा, मैं सहयोग के लिए यूपी सिंह भाई साहब के पास जाऊंगा। ये हाल भी आज रामलाल यादव जी की कृपा पे मिला है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बात दमदारी से, क्योंकि बहुत त्रस्त हैं वो लोग। जिले के यहां तमाम जिला संयोजक बैठे हैं, बहुत त्रस्त हैं। कोई भी ऐसे लोगों ने छोड़ा नहीं है, बेच दिया है कर्मचारियों को, उनके आंदोलन को, उनके मुद्दों को बेचा है, कमरों में डालते हैं। और क्या वार्तालाप होता है, क्या साठगांठ होती है, ये आप में से किसी से छिपा नहीं है। हर बात परिचित है, आप भी और मैं भी। शैक्षिक जन आंदोलन का एक ही उद्देश्य है, भ्रष्टाचारी न जिले में रहेंगे, न ब्लॉक में रहेंगे, न प्रदेश में रहेंगे, वो सिर्फ जेल में रहेंगे। उनकी जगह सिर्फ जेल है, वो जेल में रहेंगे। चाहे वो संगठन में ब्याज करने वाले भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो सीट पे बैठे आईएएस ब्यूरोक्रेट कोई भी हो, उनकी जगह नहीं रहेगी। ये बात स्पष्ट ध्यान रखें। ये जिलों में बताइए आप। और एक चीज मैं और बता दूं, यहां शैक्षिक जन आंदोलन के लोग बैठे हैं। लोगों ने मुझसे पूछा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन और शैक्षिक जन आंदोलन क्यों? शैक्षिक जन आंदोलन मैं बिना किसी बैनर के लेकर के भी चल सकता था आपके बदौलत, क्योंकि आपको लेके चल रहा है, मुझे नहीं। मैं सूक्ष्म मात्र का एक छोटा सा एक बिंदु हूं जिसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मैं जो कुछ हूं, इस हाल में अगर अकेले मंच में मैं बैठा होता, मेरी हैसियत कुछ नहीं थी। मेरी हैसियत इस हाल में मंच पे बैठ करके जो कुछ भी बनी है, वो आप लोगों की वजह से बनी है। आप हमारी ताकत है। और ये बात दावे से कहता हूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में, गाजीपुर से लेकर के और उधर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली तक किसी भी शिक्षक का शोषण हो जाएगा तो गरिमान पकड़ कर उस अधिकारी को उठा करके ले आऊंगा मैं बाहर। आज जिलों में जाके बता दीजिए, लोगों को, अधिकारियों को बता दीजिए। ये बहुत से जिलों में उन अधिकारियों की रूह कांप रही होगी, और काफी जिन जिलों में मैंने फोन किए हैं और उन अधिकारियों ने अगर काम नहीं किए हैं तो जिले में रहेंगे भी, रहे भी नहीं है। बहुत जिले उदाहरण है, भैया उदाहरण है। शैक्षिक जन आंदोलन के आप लोग जितने लोग दिख रहे हैं ना, ये इस वजह से नहीं दिख रहा है कि मैंने बुलाए हैं। मैंने पहले कहा जांचो, परखो, और फिर विश्वास मिले तो आप हमारे साथ आइए।
व्यक्ति मर सकता है, विचार नहीं मरना चाहिए। मैं हूं या रहूं या ना रहूं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन का बैनर अमर रहेगा उत्तर प्रदेश। शैक्षिक जन आंदोलन का विचार अजर अमर रहेगा, क्योंकि व्यक्ति आते जाते हो सकते हैं, विचार आता जाता नहीं हो सकता। जो लोग विचार से समझौता कर लेते हैं वो जिंदा लाश हो जाते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। अगर कभी आपको ये लगे कि अंकुर त्रिपाठी ने अपने उसूलों से समझौता किया है, इनकी बातें इसे ढकोसले हैं, आप उसे मुझसे सीधे फोन पर बात करके मुझे सुनाएं और कहें कि तुम जैसा बेईमान आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा, और उस दिन मुझे चुल्लू को पानी में डूब मरने के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने उनसे मैं आपको बताऊं, आज कल मैं लखनऊ से रास्ते में आ रहा था भैया, गजरौला में जो घटना हुई, मेरे साथ में अमित भटनागर जी थे, आदित्य जी थे, सुरेश भाई बैठे थे। उनके बेटे का जब फोन आया था तो वो कह रहा था कि भैया 16 तारीख को हमारी सुनवाई हाईकोर्ट में लगी है। उसके पिता की हत्या हो गई थी भैया, स्कूल में उसने सुसाइड किया था और प्रधानाचार्य अधिकारी बीएसए सब लिप्त थे, और उसको बचा कौन रहा था? सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, नाम से कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो लोग बचा रहे। मैंने उनसे कहा था कि शिक्षकों को क्या गोली मारने का आपने ठेका ले लिया है क्या? उस बच्चे का कल जब फोन आया कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने अभी तक जो जांच रिपोर्ट 3 दिन के अंदर लगनी थी और वो नहीं लगी है, आज 6 महीने हो गए भैया, और मेरी 16 को सुनवाई है, कैसे मेरे से न्याय मिलेगा? रास्ते में मैंने तत्काल अमरोहा जिलाधिकारी निधि बख्श से मैंने बात की थी उससे। मैंने कहा आपने ड्रामा बना रखा है जांच रिपोर्ट का। मैंने कहा एक बार आया हूं गजरौला अमरोहा, एक बार आया हूं। मैंने कहा फिर दोबारा सैकड़ों साथियों के साथ में आऊंगा, मैं अकेले नहीं आऊंगा। पिछली बार आपने आग्रह किया था कि कम से कम लोग आइए, जिले में समस्याएं पैदा हो सकती है, प्रशासन के दृष्टिकोण से ने कहा, मैंने स्वीकार किया। लेकिन ये आप सोचे कि कोई अधिकारी किसी शिक्षक को शोषण करके या किसी भी कर्मचारी का शोषण करके वो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, ये हो नहीं पाएगा। उसमें रिपोर्ट लगेगी, 1 से 2 दिन के अंदर रिपोर्ट जारी होगी। 16 तारीख को सुनवाई हाईकोर्ट में, उसमें मैं रहूंगा भी। मैं चाहता हूं उस परिवार को न्याय मिले। अमेठी में घटना हुई थी विमल भाई, वहां पे एक शिक्षक की हत्या हुई थी जब, तो उसी दिन मेरी आपसे रात में बात हुई थी, तो मैंने आपसे नंबर दिया था कि वहां के जिलाधिकारी और एसपी का नंबर दीजिए। रात के 11 बजे मैंने फोन किया था। मैंने रात 11 बजे एसडीएम और एसपी से कहा कि 24 घंटे के अंदर खुलासा हो जाना चाहिए, वरना ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की टीम और शैक्षिक जन आंदोलन की टीम अमेठी में दिखाई देगी। हम ग्राउंड में काम करते हैं। मुझे जिंदाबाद के नारे ढकोसले लगते हैं। जब कोई व्यक्ति विशेष जिंदाबाद के नारे लगाता है, वो तो लोग लगा देते हैं, मैं मना करता हूं, मंजीत भाई मना करते हैं। संगठन जिंदाबाद हो सकता है, व्यक्ति जिंदाबाद कभी नहीं हो। जिन्होंने व्यक्ति जिंदाबाद के नारे लगाए, हालांकि जो लगाते हैं मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा सकते हैं, उनके अपने विचार है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता। मैं आपके भरोसे चल रहा हूं और मैं अपने जिंदाबाद के नारे लगाऊं। सोचिए, मैं आपके भरोसे चल रहा हूं और जिंदाबाद के नारे में अपने लगा रहा हूं। कहा का जिंदाबाद भाई? आपने अपनी वैशाली हटा ली, मैं जमीन में आ जाऊंगा और दावे से कहता हूं, अगर आप मुझे चाहेंगे तो मुकुट पहना देंगे और पूरे देश के लिए ऊपर से मोर्चा बना देंगे। ये आपके हाल में है, मेरे हाथ में। मैं फिर कहता हूं, शैक्षिक जन आंदोलन, मंजीत भाई आपको विश्वास दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश में शैक्षिक जन आंदोलन ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन उस मजबूती में बेसिक शिक्षा विभाग में दिखाई देगा आपको, क्योंकि अन्य विभागों के लिए रामलाल भैया है, क्रांति भाई है, यूपी सिंह भाई है, ये सब पर्याप्त है, पर्याप्त है। दिल्ली में भी राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। बड़ा गंभीरता से मैं आपसे बात कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना इसको। दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन तय होगा। हर जनपद से मुझे कम से कम एक बस चाहिए होगी।
और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में आपको पीएमओ डिप्टी कार्मिक मंत्रालय के मिनिस्टर मिलेंगे आपको, बहुत जो आज के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो होता वो देखेंगे आप, जो आज के इतिहास में नहीं हुआ वो होता देखेंगे आप। लेकिन जिलों से एक बस मुझे चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास संख्या कम है तो उस संख्या की प्रतिपूर्ति बस आप करिए, संख्या की प्रतिपूर्ति क्रांति भाई करेंगे, उस संख्या की प्रतिपूर्ति रामदास भैया करेंगे। लेकिन हर जनपद से एक बस तय हो, इस विश्वास के साथ में हम राष्ट्रीय अधिवेशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके कंधे पे चलेगा, ये आपके ऊपर चलेगा। बहुत से लोगों को सोचना होगा कि आगे जो आज जिला संयोजक, जिला सह संयोजक बने हैं, ये आगे कैसे कार्य करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं, बहुत समय नहीं दूंगा के लिए। जिला संयोजक, सह संयोजक से ये आग्रह है मेरा, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। आप अपने जनपदों में जाकर के अपने कार्यकारिणी को बनाएं, 10 लोगों के साथ में बनाएं और मंडल वार 18 मंडल के हिसाब से बैठकें होंगी। आज संयोजक, सह संयोजक हमने बनाए हैं 18 मंडल में। एक मंडल में मान लीजिए जैसे बनारस मंडल है, बनारस मंडल में 4 जिले आते हैं, बनारस, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर, 4 जिले आते हैं। तो इसकी बैठक बनारस में होगी और बनारस में हर जिले से 10 लोगों की, जो कार्यकारिणी जितने लोग रखे आप, न्यूनतम 10 रखने हैं, 10 से ऊपर आप रख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि जब मंडल में बैठक हो, संख्या मायने नहीं रखेगी, लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ गिने जाते हैं, ये दुखद स्थिति है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमें संख्या मायने रखती है। कम से कम 50 से 60 लोगों की संख्या में आपको मंडल में जो आप कार्यक्रम करेंगे उसमें आप लोग रहें और उस मंडल की कार्यकारिणी की, मंडल कार्यकारिणी का मतलब उस जिले की कार्यकारिणी की जो घोषणा है वो वही होगी। जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिले का कोषाध्यक्ष और जिले का संगठन मंत्री, जो संयुक्त मंत्री, ये तमाम दायित्व हैं, उसकी लिस्ट में जारी कर दूंगा और आप लोग उस हिसाब से अपने जिले की कार्यकारिणी को विधिवत बना लें और मंडल के हिसाब से अधिवेशन तय करेंगे। आज मंच पे विश्वास दिलाते हुए आपको बता रहा हूं मंजीत भाई, पहला अधिवेशन बनारस मंडल का होगा और वो अमित पांडे जी की देखरेख में होगा। अमित पांडे जी इसको कोऑर्डिनेट करेंगे और उनकी देखरेख में बनारस मंडल का पहला अधिवेशन बनारस में होगा और उसमें कार्यक्रम ये तय है कि वहां प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वहां पहले पत्र दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा, अपनी मांगों को संबंधित पत्र देते हुए उसके बाद अधिवेशन का प्रारंभ किया जाएगा। ये विचार है। तिथि के संबंध में अमित भाई में विस्तृत बताएंगे कि वो कब और क्या करेंगे और कैसे करेंगे। उसके हिसाब से सभी मंडलों को अपनी प्रक्रिया बनानी है। मंडल के अध्यक्ष और मंडल के महामंत्री की घोषणा पृथक से की जाएगी और कुछ सदस्य लोग आज तो यहाँ बैठे हैं जो लोग प्रदेश की इकाई में रहने वाले हैं, जिनका कार्य विभाजन हम बाद में अलग से करेंगे, मंजीत भाई और हम लोग अलग बैठ करके, लेकिन कार्य समिति में कौन लोग रहेंगे उनकी घोषणा मैं आज अभी कर रहा हूँ। वो लोग अपना उनका उसका मार्गदर्शन देंगे, थोड़ा सा देखेंगे। प्रदेश की यूनिट में जो 4 लोगों की पहले पूर्व में मंजीत भाई घोषणा कर चुके हैं, जो उसके साथ में हम लोगों की टीम में अपनी सक्रिय भूमिका देंगे, उसमें भाई हैं श्री अमित पांडे जी चंदौली से। अमित जी आ जाइए व्यवस्था के अनुरूप। मंजीत भैया आप नीचे आ जाएंगे, व्यवस्था के बनी रहेगी, क्रम से मैं बुला दूंगा। श्री अमित पांडे जी एक साथ 2 मालाएं पहनाइए, मजबूती लगेगी थोड़ा माला है नहीं दिग्विजय भैया, एक जोरदार तालियां बजाते नाम लीजिए, बुलाइए फटाफट। बुला रहा हूं। श्री श्रेयस चंद्र सक्सेना जी, श्रेयस, जनपद शाहजहांपुर। जनपद की आवश्यकता नहीं है।
श्री विमल मिश्र जी, जनपद अमेठी। जोरदार तालियां बजाइए, कंजूसी नहीं। श्री आदित्य सिंह जी, श्री अमित भटनागर जी, श्री अमित वाजपेयी जी, श्री मेराज अहमद जी, श्री मेराज अहमद जी, चुपके चुपके काम करते रहते हैं, बिल्कुल साइलेंट, खामोशी से। आइए। श्री निर्मेश पांडे जी, श्री निर्मेश पांडे जी, श्री रामेंद्र द्विवेदी जी, श्री रामेंद्र द्विवेदी जी, रामेंद्र द्विवेदी जी, श्री रामेंद्र जी बैठे हैं क्या? नो प्रॉब्लम, वो अवश्य। इसका नाम क्या है? श्री उमाशंकर यादव जी, उमाशंकर, जोरदार तालियों से स्वागत करिए उमाशंकर। ऐसा है उमाशंकर जी गलती से आपके बीच में है, इनकी आवाज इतनी शानदार है कि इनको जो है या तो मिलने ही होना चाहिए या करना चाहिए। हो गया? श्री अरुण यादव जी, भैया साइड हो जाइए भैया। भैया आप साइड हो जाइए थोड़ा सा। अरुण जी किस तरफ आइए, आइए ना आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस हो गया ना? आप सबको एक ये सूची आगे और भी परिवर्तनीय रहेगी। जैसे जैसे मंडलों का विस्तार होगा उसके अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ठीक है। एक अंत में कि जो लोग आजकल र्यूमर पार्टियों को फैला रहे हैं, इसको मैंने पहले भी स्पष्ट किया है। जंतर मंतर पे रैली थी तो वहां मैंने ये पूछा था आप लोगों से कि हम लोग किसके एजेंट हैं, तो बहुत लोगों ने कहा कि हम लोग सरकार के एजेंट हैं। मैंने पूछा कि हम सरकार के एजेंट हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों ने ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन पे आरोप लगाया कि आप सरकार के एजेंट हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं, मैं सरकार का एजेंट हूं। मैं पूरी दमदारी से कहता हूं मैं सरकार का एजेंट हूं, और जब जब जो सरकारें रहेंगी मैं हर सरकार का एजेंट रहूंगा, क्योंकि मैं सरकार से वेतन लेता हूं और सरकार जो मुझे वेतन देती है तो मेरे परिवार का गुजारा चलता है, और जिससे मेरा गुजारा चले मैं उसका एजेंट तब तक बना रहूंगा जब तक मेरा जीवन यापन होगा। मैं सरकार का एजेंट सदैव रहूंगा, लेकिन मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं। ये बात मैं आप अंतिम बात में जोड़ता हूं, आप भी किसी पार्टी के एजेंट मत बनिए, किसी के गुलाम मत बनिए। आप विचार को पढ़िए, समझिए
जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाइए। आने वाला दौर, आने वाला वक्त आपका है और आने वाले जो भी संगठनों का दौर आएगा वो सिर्फ ऑल इंडिया एजुकेशन एम्प्लॉय फेडरेशन का आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे खुले हाथों से अगर कोई स्वीकार किया जाएगा तो ऑल इंडिया एजुकेशन एम्प्लॉय फेडरेशन स्वीकार किया जाएगा। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। किशन कुमार की कुछ पंक्तियां हैं, उसके बाद अपनी बात में विराम दूंगा। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं अंकुर त्रिपाठी विमुख जी। और इस कड़ी में नीरज पटेल भाई आप 2 मिनट के लिए अपने दोस्त संक्षिप्त अपने विचार रखें और उसके बाद हम लोग एक कार्यक्रम के बारे में जानकारी गणों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं 2 बातें जरूर कहूंगा कि परिवार जो होता है, हमारे गांव में एक कहावत है कि परिवार का अगर मुखिया सही काम ना कर रहा हो तो मुखिया ही बदल देना चाहिए, तो परिवार बहुत अच्छी दिशा में काम करने लगता है। ये गांव की कहावत है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी पेंशन बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारा मुखिया बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वोट फॉर ओपीएस करके हम पेंशन जीवन में बहाल नहीं करा पाएंगे, ये मैं दावा करता हूँ। क्योंकि हमारे बीच में राजनीति सचेत भाई भी बैठे हैं और मैं भी हूँ। मैंने बहुत उनको सींचा, बहुत वाला नाम नहीं लूंगा किसी संगठन का, क्योंकि नाम लेना बुरी बात होती है। और उसने क्या किया ये मैं बता नहीं सकता हूँ। हमने जितनी हवा उसको दी वो कोई दे नहीं पाएगा, क्योंकि हम उन्नाव की धरती से आते हैं, क्रांतिकारियों की धरती है। वहां एक ही कहावत है, अगर प्यार से कोई ना माने तो उसे कट्टा दिखा के जरूर मना लेना चाहिए, मान जाएगा। और ये सत्य है, वो मान जाएगा, है ना। तो हम लोग पेंशन नहीं ले पाएंगे, संभव ही नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है। पेंशन 100% मिलेगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, क्योंकि इनको बात करना भी आता है, समझाना भी आता है और डराना भी आता है। मानते हैं ना हम लोग। और ये पेंशन 2018 में ही बहाल हो गई होती, क्योंकि दिल्ली हम लोग गए थे, पहली बार मैं दिल्ली गया था 18 में, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ऐसा घुमाया कि पूछिए ही मत, और हम लोग घूमते चले गए। सबसे ज्यादा अगर घुमा है वो तो प्राथमिक शिक्षक घुमा है और कोई नहीं घुमा है।